जैसा मैंने इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये 2007 में ऑर्डिनेंस की सूरत में आया था। उसके बाद 2009 में इसे एक्ट बना दिया। ये पंजाब असेंबली का पास करदा कानून है जो पंजाब प्रोविंस के लिए है और पंजाब प्रोविंस में ही ये नाफिजुल अमल है। इसकी डेफिनेशन का, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसका जो वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। आज हम इसके जो कंटिन्यू करेंगे वो डेफिनेशन क्लास से करेंगे। डेफिनेशन क्लास में हमने इसकी जो बिल्डिंग की डेफिनेशन थी लास्ट टाइम वो शुरू की थी और उसे थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था। तो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी इंशाल्लाह हम जो है वो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है लैंडलॉर्ड, डी, लैंडलॉर्ड। आपने लैंड लॉज में लैंडलॉर्ड का लफ्ज जरूर सुना होगा कि ऐसा बंदा जो जमीन का मालिक हो, जमीन रखता हो, जमीन जिसकी। तो यहाँ लैंडलॉर्ड, क्योंकि ये पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि ये जो लॉ है ये बिल्डिंग्स प्रेमिसेस से मुतल्लिका है। तो यहाँ पर ऑनर ऑफ द लैंड, ऑनर ऑफ द बिल्डिंग, ये या आप कह लें उसको ये जो अपना किरायादार, टेनेंट, ये अल्फाज तो बनते हैं लैंडलॉर्ड का। यहाँ पे किस तरह से कॉन्सेप्ट बनता है कि लैंडलॉर्ड तो लैंड्स हो, जमीनें हो, ज़रूरी कोई मामला हो। तो यहाँ लैंडलॉर्ड से मुराद मीन्स द ऑनर ऑफ द प्रेमिसेस, द ऑनर ऑफ द प्रेमिसेस। कोई भी प्रेमिसेस है, प्रेमिसेस की डेफिनेशन आगे हम पढ़ेंगे, उसका मालिक को हम लैंडलॉर्ड इस कानून के तहत कहेंगे। जो किरायादार है उसके लिए लफ्ज टेनेंट है और मालिक के लिए लैंडलॉर्ड मींस द ऑनर ऑफ द प्रेमिसेस एंड इंक्लूड्स। अब इसमें शामिल भी हैं कुछ, ये जो डेफिनेशन दो तरह की मैंने बताई थी, एंड इंक्लूड्स अ पर्सन फॉर द टाइम बीइंग इंटाइटल्ड, for the time being entitled or authorized to receive rent in respect of the premises। दो चीजें उसने बयान की है, एक तो ऑनर ऑफ द प्रेमिसेस, उसे हम लैंडलॉर्ड कहेंगे, और इसमें शामिल है ऐसा शख्स जिसको इंटाइटलमेंट हो या उसे अथोराइज कर दिया गया हो किस चीज का, टू रिसीव द रेंट ऑफ द प्रेमिसेस, कि जो प्रेमिसेस किराए पर दी है उसका किराया वसूल करने का उसे इस्तेहकाक हो या उसे अथोराइज कर दिया गया हो। देखें, एक शख्स अपने बिहाफ पर अपने मैनेजर को, अपने किसी कारिंदे को, एजेंट को अथोराइज कर दे कि जी मैं हज पे जा रहा हूं, मैं मुल्क से बाहर हूं, मेरे बाद मेरी गैर मौजूदगी में तुम अपने वकील को, किसी को भी, अपने भाई को वो इख्तियार दे दे कि जी मेरे बाद तुम ये किराया इसका वसूल करोगे, ये तो आ गया, उसको अथोराइज कर दिया। और दूसरा है इंटाइटल। इंटाइटल मीन ये है कि एक बंदा फौत हो गया, उसके बाद उसके वारसान जो है वो जो किरायानामा है वो कंटिन्यू किया, तो उसके जो वारसान है वो इंटाइटलमेंट रखते हैं उसको रिसीव करने के, उसके किराए को वसूल करने के। तो इसे वो ये हो गया इंटाइटलमेंट। या डिग्री के जरिए, अदालत की डिग्री के जरिए किसी को ये इंटाइटलमेंट मिल गई है उस बिल्डिंग की, उस प्रेमिसेस की, तो वो उसको वसूल करेगा। तो कौन कौन शामिल हो गए? एक तो ऑनर ऑफ द प्रेमिसेस, वो इसका उसे लैंडलॉर्ड कहेंगे। नंबर दो, ऑनर ऑफ द प्रेमिस किसी को अथोराइज कर दे, अपने एजेंट को, अपने किसी और उसको, तो ये भी उसकी वो अथोराइज्ड हो तो उसे हम लैंडलॉर्ड कहेंगे कि वो किराया वसूल करने का इख्तियार है, उसको इख्तियार दे दिया गया है। और तीसरा कि जिसे इंटाइटलमेंट हो, जिसको इस्तेहकाक हो, जिसे कोर्ट ने इस्तेहकाक दे दिया हो, लॉ ने इस्तेहकाक दे दिया हो, या वरासत के तहत उसके बाद उसे हासिल हो गया हो। तो जनाब ये तो थी लैंडलॉर्ड। अब हम आते हैं ई पे, डेफिनेशन क्लास में ई। ये बड़ा एक आम लफ्ज है जिसे कहते हैं पगड़ी, PAGRI, पगड़ी। जरा पुराने जमानों में चले जाएं तो वहां ये कारोबार के सिलसिले में जो इमारतें किराए पर ली जाती थी
या किसी भी काम के लिए कोई इमारत किराए पर ली जाती थी तो वहां ये लफ्ज इस्तेमाल होता था, पगड़ी। वैसे तो पगड़ी हम अपने इसको उर्दू में या अपनी पंजाबी लैंग्वेज के अंदर वो कहते हैं जो हम सर पे एक एहतरामन, वो जो साफा या उसको एक पग जिसे हम कहते हैं वो होती है। ये इज्जत की इलामत होती है, ये शान की इलामत होती है, ये उसके वकार की इलामत होती है किसी शख्स की। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन इसको पढ़ लेते हैं, कानून में इसको कैसे डिफाइन किया गया, फिर मैं इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकली इसको एक्सप्लेन करूंगा। पगड़ी इंक्लूड्स इसमें शामिल है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ लैंडलॉर्ड। ऊपर जो हमने लैंडलॉर्ड पढ़ा है, वो जो भी अमाउंट रिसीव करता है एट द टाइम ऑफ द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ द टेनेंसी, कि जब टेनेंसी को ग्रांट किया गया, मींस नया एग्रीमेंट तय हुआ, ये टेनेंसी एग्रीमेंट मार्ज वजूद में आया पार्टीज के दरमियान और उस पर अमल शुरू हुआ, तो उस वक्त लैंडलॉर्ड जो तलब करता है रकम, वो पगड़ी में शामिल है। अब आगे हम इसको डिटेल से इसको आपको समझ आ जाएगी पढ़ने के बाद कि पगड़ी इंक्लूड्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ लैंडलॉर्ड एट द टाइम ऑफ ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ टेनेंसी, कि जब टेनेंसी ग्रांट की फर्स्ट टाइम या उसको रिन्यू किया, 1 साल के लिए टेनेंसी थी तो साल के बाद उसे रिन्यू किया गया, उस वक्त भी लैंडलॉर्ड तलब कर सकता है कोई रकम, वो भी पगड़ी में शामिल होगी। अब कहता है कि एक्सेप्ट, सिवाय एडवांस रेंट और सिक्योरिटी, कि जो एडवांस रेंट लिया जाता है वो पगड़ी में शामिल नहीं होती। जो या लेते हैं सिक्योरिटी तलब करते हैं अपनी बिल्डिंग की, वो पगड़ी में शामिल नहीं होती। इन दोनों के अलावा जो भी रकम किरायादारी तय करते हुए फर्स्ट टाइम लैंडलॉर्ड वसूल करे या रिन्यूअल के वक्त वसूल करे, इनके अलावा सिक्योरिटी और ये जो एडवांस रेंट है इसके अलावा, पहले हम एडवांस रेंट को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है, फिर सिक्योरिटी को, फिर इसकी समझ आ जाएगी कि पगड़ी क्या है। एडवांस रेंट ये होता है कि जो किराया 1 महीने का पर मंथ तय हुआ है उस प्रेमिसेस का, उस बिल्डिंग का, उस किराए को जो मालिक मकान है, जो लैंडलॉर्ड है, वो एडवांस ले ले, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, वो उसकी मर्जी है कि वो कहे जी कि मुझे एडवांस दे दे, ताकि ये ना हो कि आप महीने के दरमियान में छोड़ के भाग जाएं। आप 1 महीना साल का मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप दूसरे महीने भाग जाए, मेरी बिल्डिंग फिर कौन किराए पे अचानक उसका नहीं चढ़ेगी तो मेरा नुकसान हो सकता है, लिहाजा मुझे आप एडवांस के तौर पर किराया दे दे, मैं पुरसकून हो जाऊं और आप भी आराम से रहते रहें। तो ये कहलाता है एडवांस रेंट। जिसे हम कहते हैं एडवांस कितना जी, एडवांस कितना दे दिया मैंने, वो दरअसल एडवांस रेंट होता है। जो आपका रेंट तय होता है ना मालिक का और टेनेंट का, टेनेंसी एग्रीमेंट में, उस उतना ही, वो 1 महीने का, 2 महीने का, 3 का वो एडवांस तलब कर ले तो इसे हम एडवांस रेंट कहेंगे। अब सिक्योरिटी क्या है? एडवांस रेंट के अलावा मालिक मकान ये देखता है कि जिसको मैं मकान दे रहा हूं, जिसको मैं बिल्डिंग दे रहा हूं, जिसको मैं प्रेमिसेस दे रहा हूं, वो काबिल एतबार नहीं है। वो हो सकता है मेरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाए, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में उसका जो नफा हमें मुझे मिल रहा है, जो उसका आपने बिल्डिंग बनाई है, उसको वो नुकसान पहुंचाए, तो आप उस और नुकसान पहुंचा के वो किराया पूरा होने से पहले भाग जाए, तो आप उसको सिक्योर करने के लिए अपनी बिल्डिंग को, अपने इत्मीनान के लिए उसे कहते हैं कि जितनी रकम मुझे सिक्योरिटी के तौर पर दे दो। वो सिक्योरिटी होती है अपनी बिल्डिंग की, आप उससे वसूल करते हैं कि ये कल को आधा महीना गुजर के नुकसान पहुंचा के चला जाए तो मेरे पास अमाउंट मौजूद हो जिससे मैं अपनी बिल्डिंग को रिपेयर कर लूं, उसको ठीक कर लूं, मुझे उसका मुआवजा मिल जाए, मुझे रिलीफ मिल जाए उसका। तो सिक्योरिटी में और एडवांस जो होती है अमाउंट में, उसमें फर्क है। एडवांस अमाउंट जस्ट अमाउंट जो किराया तय होता है वो वसूल करता है, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, जितना भी हो मालिक और टेनेंट में, अगर ना उनका आपस में हो, इतना इत्मीनान है
तो नहीं भी वसूल करते एडवांस। इसी तरह सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी एडवांस से हटके एक रकम है, वो कितनी भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है इतना जितने किराया तय हुआ है उतनी वसूल करे वो किसी बिल्डिंग की 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10,000 वो उसकी मर्जी है मालिक की, और किराए के दरमियान किराएदार के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो उसके मुताबिक होती है। वो तलब करता है कि इतनी सिक्योरिटी मुझे दो ताकि मैं, और ये सिक्योरिटी काबिल वापस होती है, याद रखना। एडवांस रेंट जो होता है ये चाहे तो किराएदार उसको कटवा दे किराए में, ठीक है, मालिक के मकान उसके दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो ना हो, तो लास्ट में जब वो छोड़ के जा रहा था ये भी उसको वापस मिलता है। दो चीजें होगी, एडवांस रेंट और सिक्योरिटी। अब एडवांस रेंट और सिक्योरिटी के अलावा पगड़ी की डेफिनेशन में वो कहता है कि ऐसी अमाउंट जो मालिक मकान तलब करता है किरायादार से एडवांस रेंट और सिक्योरिटी के अलावा, वो क्या हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, वो उस बिल्डिंग की शान, उस बिल्डिंग का वकार, उस बिल्डिंग का एक उसकी मार्केट वैल्यू जो मार्केट के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग ऐसी है जिसमें कोई स्कूल चल रहा है और वो स्कूल बड़ा शानदार चल रहा है, बिजनेस बड़ा जबरदस्त हो रहा है वहां पे। अब उस बिल्डिंग का एक नाम है, उस बिल्डिंग का किराया ज्यादा से ज्यादा देने के लिए लोग तैयार होते हैं, कभी खाली होता कि हमारा बिजनेस हमें चला चलाया मिल जाए। लोगों की वहां पर आन जान है, लोग उसको पहचान करते हैं, उस बिल्डिंग का, उसका एक वकार है बिल्डिंग का, वो कमा रही है मार्केट के अंदर, उसका नाम है बिल्डिंग का। इसी तरह से एक बड़ी मार्केट है, उसके अंदर कोई शॉप है, वहां पे बिजनेस हो रहा है, ऑलरेडी बड़ा जबरदस्त बिजनेस चल रहा है, तो जो उसका मालिक है उस बिल्डिंग का, वो दीगर बिल्डिंग के मुकाबले में अपनी बिल्डिंग की शान समझता है, वकार समझता है, उसकी इज्जत को समझता है। वो कहता है भी कि अगर मैंने इसको किराए पर दिया किसी ऐसे शख्स को और वो आकर इसकी वकार को नुकसान पहुंचाए, जहां बिजनेस करने की बजाय वो इलीगल काम शुरू कर दे, वो धंधा शुरू कर दे यहाँ पर, तो ये बदनाम हो जाएगी, इसकी इज्जत नहीं रहेगी इस बिल्डिंग की, इसका वकार नहीं रहेगा, इसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे इस पर किराएदार। तो अपने उस बदनामी से बचने के लिए, अपने उस वकार को बहाल रखने की, ताकि ये लोग उसको नुकसान पहुंचाएं तो मैं एक खास अमाउंट मुझे मिल जाए, मेरे पास मौजूद हो, जो मैं उनको उनकी उसमें से उस बिल्डिंग को मैं मेरा मुझे रिलीफ मिल जाए, उसका स्पेसिफिक कह लें इसको या अल्टरनेटिव रिलीफ कह लें, स्पेसिफिक तो नहीं हो सकता, अल्टरनेटिव रिलीफ होगा कि वो अमाउंट उसके पास सिक्योर है, वो मौजूद है। वो कहता है जी कि मेरी बिल्डिंग इतना बिजनेस कर रही है, आप इसको किराए पर लेना चाहते हैं तो इतनी बतौर पगड़ी मुझे दे दें, इतना एडवांस लूंगा किराया में, और ये सिक्योरिटी लूंगा अगर बिल्डिंग को तुम कोई फिजिकल नुकसान पहुंचाते हो, और अगर उसकी वैल्यू, उसकी शान, उसकी साख को नुकसान पहुंचाते हो तो फिर मैं उसकी पगड़ी वसूल करूंगा आपसे। तो वो अमाउंट जो होती है, अमूमन हमारे यहाँ जो उर्फ है, जो रिवाज है, पहले होता था किसी बिल्डिंग की वो पगड़ी के तौर पर रकम वसूल करते। तो ये 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, एडवांस रेंट, सिक्योरिटी एंड पगड़ी। क्लियर जी? अब हम आगे चलते हैं। अगली जो डेफिनेशन है वो एफ, सेक्शन 2 एफ, प्रेमिसेस। प्रेमिसेस क्या है? प्रेमिसेस मीन्स अ बिल्डिंग की डेफिनेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं। प्रेमिसेस मीन्स अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड, रेंटेड लैंड की भी नीचे डेफिनेशन है, वो पढ़ेंगे तो कहां एक्सप्लेन हो जाएगा। Premises means a building or rented land not being an agricultural land or land subservient to agriculture। बड़ा क्लियर कर दिया यहां पर कि प्रेमिसेस का मतलब एक बिल्डिंग या उससे मुताल्लिका, मुंसलिक, मुल्हिक या सेपरेट भी एक लैंड है, ओपन स्पेस है, जमीन है, लेकिन वो जमीन
ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, ना ही ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो रही है, और ना ही ज़राअत से मुताल्लिका, ज़राअत से के जो शोबे हैं उनसे मुताल्लिका वो इस्तेमाल हो रही हो। तो जो एग्रीकल्चरल लैंड है या सबसर्विएंट टू एग्रीकल्चरल लैंड है, वो हम लैंड लॉज के अंदर उसका टेनेंसी एक्ट जो होता है उसमें हम पढ़ेंगे उसकी किरायादारी। यहाँ जो किरायादारी है वो उस प्रेमिसेस की किरायादारी है जिसे हम जिसको हम बिल्डिंग की डेफिनेशन में कहते हैं। और बिल्डिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोई भी इमारत, उसमें उसके फिक्सचर्स, फिटिंग्स, उसके 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 जो गोदाम, उसका आउट हाउस, उसके साथ मुंसलिक कोई गार्डन, ये चीजें बिल्डिंग में शामिल हैं। और बिल्डिंग में शामिल नहीं है जब आप हॉस्टल में कोई किराया लें, वो बिल्डिंग में शामिल, यहाँ पर इस किराएदारी के तहत नहीं आएगा वो। जब आप इसमें बोर्डिंग हाउस में कोई किराया लेते हैं या आप रेस्ट हाउस में कोई रूम लेते हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। या मजहबी जगह कोई किराए पर लेते हैं तो वो इस किराएदारी कानून के तहत नहीं आएगी। तो यहाँ ये जो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है 2009 पंजाब का, इसमें जिस बिल्डिंग का किराया, उसका वो किराया जिस बिल्डिंग से मुतल्लिका होगा उसमें शामिल है प्रेमिसेस, और प्रेमिसेस में शामिल नहीं है कोई भी लैंड जो एग्रीकल्चर, ज़रई हो या ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल होती हो। क्लियर हो गया कि इसका मतलब क्या हुआ कि रिहायशी, सुकूनती, तिजारती, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल, बिजनेस के मुतल्लिका, ये चीजें जर्नली हम कह सकते हैं कि हमारे इस कानून के अंदर जेर बहस आएंगी। हमारा ये कानून डील करेगा स्पेसिफिकली उस प्रेमिसेस से जो प्रेमिसेस की डेफिनेशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चरल लैंड शामिल नहीं है। जी, इसके बाद है रेंट। रेंट क्या है, किराया क्या है? किराया हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि एक मालिक अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी प्रेमिसेस को किसी दूसरे को इस्तेमाल के लिए दे दे और उसके इस्तेमाल की इवज कंसिडरेशन के तौर पर किराया वसूल करे, अमाउंट वसूल करे, पैसे वसूल करे, कोई और चीज वसूल करे किराए के तौर पर। दिस इज कॉल्ड रेंट। रेंट, और वो उसको कहेंगे हम प्रेमिसेस, बिल्डिंग को। मालिक जो होगा उसको हम लैंडलॉर्ड कहेंगे, और जो किराएदार होगा, जो किराए पर लेगा, उसे हम टेनेंट कहेंगे। रेंट क्या है? रेंट इंक्लूड्स एरियर्स ऑफ लैंड ऑफ रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट। एक महीने का किराया तय हुआ है 10,000 किसी बिल्डिंग का, अगले महीने उस बंदे ने 9,000 दे दिया, 1,000 कहता है जी मैं अगले महीने दे दूंगा, मेरे पास अब नहीं है। तो जो उसके एरियर्स हैं 1,000, अगले महीने के रेंट में शामिल होकर वो 11,000 बन जाएगा, वो भी रेंट ही कहलाएगा, एरियर्स। एनी स्पेसिफिक रेंट जो डील हो गया है, जो निगोशिएट हो गया है, जिसके ऊपर आपका एग्रीमेंट हो गया है, टेनेंसी एग्रीमेंट, कि पर मंथ इतना तय होगा, उसे हम रेंट कहेंगे। या बकाया हो जाए 1 महीने का, 2 महीने का, 3 का, साल का कोई नहीं देता और चल रहा है, साल के बाद जो बकाया जात होंगी रेंट की, उन्हें भी हम रेंट की डेफिनेशन में शामिल करेंगे। तो रेंट इंक्लूड्स एरियर्स ऑफ रेंट, कॉमा, a utility bill and any amount that may be payable by a tenant in relation to the tenancy। जी जनाब, एक तो रेंट, एरियर्स ऑफ द रेंट, ये भी रेंट में शामिल है। यूटिलिटी बिल्स, किराएदार बिजली इस्तेमाल करके, गैस इस्तेमाल करके उसके बिल अदा नहीं किए उसने, तो वो भी बकाया जात में आ जाएंगे, वो भी उसको देने पड़ेंगे। मालिक मकान को क्लियर करके देगा, वो भी रेंट का हिस्सा बन जाते हैं। जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है यूटिलिटीज को, किराया, उसका बिल भी वही देगा। तो अगर वो नहीं देता
तो फिर ये रेंट में शामिल हो जाते हैं और ये ऐसे ही वसूल किए जाते हैं जैसे रेंट को वसूल किया जाता है। जो कानून हमारा ये उसका उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है रेंट वसूल करने का, मालिक मकान को, लैंडलॉर्ड को, तो वो इन यूटिलिटी बिल्स को भी इसी तरह से वसूल करेगा। हाँ जी, एनी अमाउंट डेट मे बी पेएबल बाय अ टेनेंट इन रिलेशन टू द टेनेंसी। इसके अलावा कोई भी रकम जो किरायादार ने मालिक को देनी है इस वजह से कि किरायादार और मालिक का रिलेशनशिप है, इसमें एडवांस भी शामिल है, इसमें सिक्योरिटी अगर कोई तय हुई है वो भी शामिल है, इसमें पगड़ी भी शामिल है, इसके अंदर इसके अलावा कोई उनकी निगोशिएशन हुई है, कोई डीलिंग हुई है तो वो भी अमाउंट शामिल है। मींस कि जो किरायादार मालिक मकान को किराए के इव्ज देने का पाबंद है टेनेंसी एग्रीमेंट के तहत, उसे हम रेंट कहेंगे। रेंट में रेंट तो शामिल है ही जो तय हुआ है, इसके अलावा हर वो अमाउंट जो किरायादार ने देनी है मालिक मकान को इस ताल्लुक की वजह से कि उनके दरमियान एक ताल्लुक है किरायादारी का, इस वजह से नहीं कि वो आपस में कजन भी है और उसने उधार लिया हुआ है किसी और मामले में, तो वो रेंट कोर्ट में जाके, इसमें रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर जाके वो उसको भी वसूल करेगी जी मेरा रेंट है ये, नहीं, वो उससे किरायादारी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जिस चीज का किरायादारी से ताल्लुक होगा वो बकाया जात, वो अमाउंट, वो रकम रेंट कहलाएगी। जी जनाब, इसके बाद हम आते हैं रेंटेड लैंड। रेंटेड लैंड, बिल्डिंग पढ़ ली, प्रेमिसेस पढ़ लिया, उसमें हमने पढ़ा था कि रेंटेड लैंड जमीन। अब जमीन का जब जहन में कॉन्सेप्ट आता है तो फौरन ये आता है कि एग्रीकल्चरल लैंड, बड़ी बेशुमार जमीन होगी, उसमें फसल हो रही होगी, उसमें तो उसने पहले क्लियर कर दिया कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, इस कानून के तहत एग्रीकल्चरल लैंड डील नहीं होती। तो फिर रेंटेड लैंड क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। रेंटेड लैंड मींस एनी लैंड or open space let out for the purpose of business or trade। कोई भी जमीन या खुली जगह जो बिजनेस के लिए लेट आउट, किराए पर दी गई हो, उसे हम रेंटेड लैंड कहेंगे। तो अब आप कह सकते हैं कि व्हाई नॉट फॉर रेजिडेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ओपन लैंड होती है, जो ओपन स्पेस होती है, उसमें रिहाइश नहीं रखी जा सकती, तो उसके लिए प्रेमिसेस, बिल्डिंग, ये लफ्ज आ चुके हैं, ये इस्ताहात आ चुकी हैं। तो रिहाइश या ट्रेड, तिजारत, बिजनेस के लिए जो जमीन, मकान, बिल्डिंग किराए पर दी जाती है उसे हम प्रेमिसेस, बिल्डिंग या रेंटेड लैंड कहेंगे, और वो ही इस कानून के तहत तस्वर की जाएंगी। इसके अलावा जो ज़रई ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड, या ज़रई मकासद के लिए जो इस्तेमाल होती है, उसे हम इस कानून के तहत डील नहीं करेंगे, उनके लिए लॉ अलग है। तो जो किरायादारी है मकान की, बिल्डिंग की, रेंटेड लैंड की, ओपन स्पेस की, वो इस कानून के तहत पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 के तहत हम डील करेंगे। नेक्स्ट है बेटा, हम ये डेफिनेशन क्लास में अब ये है डेफिनेशन जो KIJKL, इसको L थोड़ा सा टेनेंट की है। टेनेंट इसको जो किराए पे वसूल करता है बिल्डिंग को, उसे कहते हैं जर्नली। इसमें कौन कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल है, इधर आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर ना कहीं समझ आए तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे आप इसको, क्योंकि अभी 3-4 लेक्चर इसी रेंटेड प्रीमिसेस पे हमारा चलना है। तो अब हम आते हैं सेक्शन 5 पे। अच्छा, इससे पहले सेक्शन 3 को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं। सेक्शन 3 के अंदर एग्जेम्प्ट किया गया है, एग्जेम्पशंस हैं
कि द गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट मीन्स पंजाब गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून है, तो लिहाजा गवर्नमेंट मीन्स यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट में, the word may is used here, where the may is used here, it means government or the authority has discretionary power. If the word shall is used, then it is compulsory. You know the difference between may and shall. So the word may is used here. The government may, अगर गवर्नमेंट चाहे, उसका स्वाधीन इख्तियार है, वो चाहे तो क्या करे, for reasons to be recorded in writing, वजूहात को तहरीरी तौर पर लिखेगी जो वो चाह रही है, जो करने जा रही है, एंड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, और अपना जो उसका ऑफिशियल गजट होता है पंजाब गवर्नमेंट का, उसमें शाया करेगी उसको। क्या डायरेक्ट वो हदायत दे सकती है that all or any of the provisions of this act, कि ये जो कानून है जो पंजाब हुकूमत ने बनाया, ये तमाम का तमाम या इसका कोई सेक्शन, कोई जुज, shall not apply to any class of premises or to any premises in any specific area. गवर्नमेंट का ये इख्तियार है कि वो इस कानून को तमाम को या इसके किसी शिक को किसी मखसूस प्रेमिसेस के लिए कह दे कि उस पर ये लागू नहीं होना कानून। ये गवर्नमेंट का इख्तियार है, वो चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकती है। वो कह सकती है कि जनाब जो आईटी के पर्पस के लिए बिल्डिंग्स होंगी उस पर ये कानून लागू नहीं होगा, उसे एग्जेम्प्ट करार दे सकती है। वो कह सकती है कि जनाब फलां एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उस पर ये कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि जनाब उधर सैलाब आ गया था, उधर कोई जलजला आ गया था, या कोई और वजूहात हो गई। तो गवर्नमेंट का ये इख्तियार है किसी खास किस्म की बिल्डिंग्स प्रेमिसेस या किसी खास इलाके की बिल्डिंग्स प्रेमिसेस को एग्जेम्प्ट करार दे दे कि जनाब उस पर ये कानून या इसकी कोई शिक लागू नहीं होती। तो ये सेक्शन 3 एग्जेम्पशंस हैं, ये इख्तियार है गवर्नमेंट का। जी जनाब, 10 मिनट रहते, 10 मिनट। तो डियर स्टूडेंट, मेरे ख्याल से हम इसको यहीं वाइंड अप करते हैं, टाइम शॉर्ट है। तो मैं आपको चाहूंगा कि आप क्वेश्चनिंग पे थोड़ा सा मुझसे इसमें क्वेश्चन करके डिस्कस कर लें, ताकि आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाए इसमें।